मार्च को था। इस पूरे महीने हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और इसी क्रम में आज का ये संगोष्ठी जो है हमने आयोजित किया है। और वर्ल्ड किडनी डे में बेसिकली हम कुछ एक्टिविटी हॉस्पिटल में, समाज में, अपने आसपास ऐसी करते हैं जिससे कि किडनी डिजीज़ के मरीजों को बीमारी के बारे में पता चले, हम उसमें कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे बीमारी आगे प्रोग्रेस ना हो इसके बारे में हम उनको बता सकें। और आगे जब भी उन्हें ट्रांसप्लांट या किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट की, जहाँ पे कि एंड स्टेज रिनल डिजीज़ हो गई है, किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, तो उसके बाद किस तरह के केयर की उन्हें ज़रूरत होती है, वो सब हम इस संगोष्ठी या इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल भट्ट, डायरेक्टर डॉक्टर विजय सिन्हा ये उपस्थित है। और हम लोग अपने इस संगोष्ठी में अपने जो चर्चा है उसके हिसाब से हम आपको किडनी बीमारी और उसके बाद होने वाली प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मैं आपको किडनी की समस्या के बाद कैसे हम अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। डॉक्टर भट्ट साहब ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या केयर होती है उसके बारे में बताएंगे रेसिपिएंट को। और डॉक्टर सिन्हा क्या प्रॉब्लम होती है डोनर को या उसकी कैसे हम केयर करते हैं, कैसे हम वो आगे स्वस्थ रहे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको पता हो कि लगभग 2 लाख लोगों में से, पब्लिक ऑफ 2 लाख लोगों में से 10 से 20 लोगों को किडनी की समस्या होती है। और वो समस्या इतनी जटिल हो सकती है कि उनको किडनी फेल्योर या डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए। जब भी ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस की जरूरत होती है, तो हमारे पास 2-3 माध्यम है, जैसे कि ब्लड की डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, पानी की डायलिसिस जिसे हमें पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है और उन्हें डायलिसिस पे रहना पड़ता है। बहुत से समय डायलिसिस से उन्हें बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है या किसी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो हम उनको एक बेहतर माध्यम जिसको कि हम ट्रांसप्लांट से उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो डोनर का इवैल्यूएशन करते हैं, हम उनका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उनके कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे कि हमें कॉम्पेटिबिलिटी पता चले, मतलब कि डोनर की किडनी हम रेसिपिएंट को लगा सकते हैं कि नहीं, ये पता चले। और उसके बाद जो है हम ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी में यूजुअली हम लोग जो है लैप्रोस्कोपिक माध्यम से किडनी को निकालते हैं जिससे कि डोनर को कोई तकलीफ ना हो, उसको जो स्कार है वो बहुत छोटा है और उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो, उसको कोई पेन ना हो। तो इस तरीके से हम डोनर की सर्जरी करते हैं। और रेसिपिएंट की जो ओरिजिनल किडनी होती है उसको हम कुछ भी नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल की कोई उसमें इन्फेक्शन है, स्टोन है, उसको कुछ नहीं करते हैं। और उसकी राइट साइड की जो पेल्विक वेसल्स हैं, जो राइट साइड की जगह है, नीचे के हिस्से जो होते हैं, वहाँ पे वो नई किडनी को लगाते हैं और उससे उसको यूरिन आता है और उसका जो है आगे ऑपरेशन ठीक सा हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसप्लांट होता है। और ट्रांसप्लांट में यूजुअली बहुत से समय ऐसा देखा जाता है कि मरीज कहता है कि साहब कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, परिवार के कौन से लोग दे सकते हैं। तो यूजुअली जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं वो बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब माताजी, पिताजी, भाई बहन, वाइफ, स्पाउस जो होते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या एडल्ट बच्चे जिनकी एज 18 साल के ऊपर है, तो वो डोनेशन दे सकते हैं। अगर किसी वजह से वो फिट नहीं है तो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर दे सकते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर में जैसे कि ससुराल पक्ष के लोग हो गए, सास ससुर हो गए, साले हो गए, या भाई की सिस्टर, बहन की हस्बैंड, इस तरह से जो भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है वो दे सकते हैं। और उनका प्रॉपर, हम कोई भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम काउंट करते हैं, उसके बाद उनकी
लीगल ऑथराइजेशन कमेटी फाइल बनती है वो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो सर्जिकल पार्ट है किडनी ट्रांसप्लांट का, कि कोई भी पेशेंट अगर किडनी का है तो उसके पास एक ऑप्शन है डायलिसिस के अलावा कि वो अपने आप को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है और ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है और एक अच्छा से अच्छा जो है पोस्ट ट्रांसप्लांट जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अनिल भट्ट को कि वो आगे अपने जो टॉक के माध्यम से पोस्ट ट्रांसप्लांट कैसे केयर करनी चाहिए उसके बारे में। थैंक यू। मेरा जो विषय है वो है, हेलो आ रही है? मेरा जो विषय है वो है ट्रांसप्लांट के बाद आप अपना कैसा ध्यान रखें। ट्रांसप्लांट के बाद का जो आउटकम है वो ट्रांसप्लांट से पहले हम कैसे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपका ये जो आपने इंश्योर करना है कि ट्रांसप्लांट से पहले आपका खाना पीना अच्छा हो। पिछले एटलीस्ट 3-4 महीनों में ट्रांसप्लांट से पहले आप एडिक्वेट डायलिसिस लें। हफ्ते में 3 बार का डायलिसिस यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो होना चाहिए, ताकि ट्रांसप्लांट के इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बाद में इन्फेक्शन और जो लूजिंग ब्लीडिंग ये कम से कम हो। साथ में आपने ये जरूर देखना है कि एक और स्टडी है जिसमें ये बताया गया कि ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस का अगर ड्यूरेशन 6 महीने से कम रहता है ट्रांसप्लांट के समय तो आउटकम अच्छा होता है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट प्लान करना ही है तो विद इन 6 मंथ्स प्लान कर लेना चाहिए। उससे भी एक अच्छा आउटकम पेशेंट में देखने को मिला है। तो आप अपना अच्छे से डायलिसिस कराएं, पहले अच्छा अपना खाना पीना रखें, ड्यूरेशन को कम रखें। ये 3 बातें हैं जो ट्रांसप्लांट से पहले मैं कहूँगा कि आपको ध्यान रखनी है। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है आप 10 दिन तक आईसीयू में होते हैं, नर्सेस आपकी केयर करती हैं और डॉक्टर्स आपके सुपरवाइज करते हैं, आपको हर चीज़ आपकी देखते हैं। लेकिन इसके बाद का जो समय है वो आप अपने घर पे बिताते हैं और बहुत ज़रूरी है अगले कुछ महीनों तक अपनी सेल्फ केयर सीखना। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अगला 1 साल काफ़ी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रांसप्लांट कराया और फिर छुट्टी हो गई। कई सारे पेशेंट का ये परसेप्शन होता है कि उसके बाद आपको बहुत केयर करनी पड़ती है एटलीस्ट 6 महीने साल भर। तो एक बार अगर आपने वो 6 महीने साल भर का पीरियड अच्छे से बिता दिया तो फिर आप सीख भी जाते हो कि मुझे अपना केयर कैसे करना है। ठीक है, आपकी आदत बन जाती है, आदत में आ जाता है। तो आदत में डालना है कि मैंने अपना ध्यान कैसे रखना है ट्रांसप्लांट के बाद। तो इसको मैं ना टाइम लाइन के हिसाब से डिवाइड करूंगा। जैसे कि फर्स्ट 1 मंथ में हमको क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट 1 मंथ में बहुत सारा यूरिन आता है, बहुत यूरिन आता है और आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। दूसरा, फर्स्ट मंथ में आपके इम्यूनोसप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। तो आपने कुछ इम्यूनोसप्रेशन के, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन ताज़ा स्टार्ट हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको जो भी अबनॉर्मल चीज़ें हैं डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है। इम्यूनोसप्रेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, टाइम के हिसाब से लेना है। पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट 3 मंथ्स तक आप आइसोलेशन में रहते हैं। आपने इंश्योर करना है कि आप जो है अननेसेसरी जो है फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है। और अननेसेसरी जो है जब ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन आपका हाईएस्ट लेवल पे होगा उस समय आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आपने एक आइसोलेशन एरिया में रहना, अपने घर में ही रहना है। घर में साफ सुथरा रूम होना चाहिए जिसमें कम से कम चीज़ें हों ताकि आपको सफाई करने में दिक्कत ना हो, और उसमें रहना है। बाकी आप अपने स्पाउस के साथ आप रह सकते हैं अगर स्पाउस बीमार नहीं है तो। हस्बैंड वाइफ हैं वो एक रूम में रह सकते हैं। अगर जैसे किसी को जुकाम बुखार है तो उस दौरान जरूर उसको जो है अलग रहना होगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने टाइमली इम्यूनोसप्रेशन लेना है, अपना खाना पीने का ध्यान रखना है, साफ सुथरा खाना खाना है, पका हुआ खाना खाना है, कच्चा खाना नहीं खाना है। कच्चे खाने से जो है कई बार पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो है फल वल भी जो है इस दौरान ना खाएं तो छिलके वाले फल खाएं जिसमें आप इंश्योर कर सकें कि वो साफ सुथरे होंगे। कटे हुए फल ना खाएं। पहले 3 महीने जब गुजर जाते हैं तब तक आपका ग्राफ्ट स्टेबलाइज हो जाता है। इसी दौरान जो है पहले 3 महीने में इन्फेक्शन का रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है, रिजेक्शन का रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। आपको जो है डॉक्टर के पास जो है हफ्ते में 2 या 3 बार विजिट करना होगा
पहले महीने में, फिर दूसरे तीसरे महीने में, हफ्ते में 2 बार हो जाती है, हफ्ते में 1 बार हो जाती है। डिपेंड करता है कि किससे ग्राफ्ट का फंक्शन कैसा चल रहा है। और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक बार ग्राफ्ट प्लेस हो गया, उसके बाद जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है उसके बाद ही पता चलता है। तो काफी सारी दवाइयों में परिवर्तन लाना पड़ता है, डोजेज नीचे ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, वो फॉलोअप बहुत जरूरी है। अगर उस फॉलोअप में अगर आपने कोई ढिलाई दी तो ट्रांसप्लांट का जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो जरूर कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके बाद जो आगे जो समस्या आती है, अब जैसे ब्लड प्रेशर है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, आपका जो है डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज नहीं आती है, कई लोगों में नई डायबिटीज आती है, और कई लोग जो पुराने डायबिटिक होते हैं उनकी डायबिटीज वापस आती है, जो डायलिसिस गायब हो जाती है। तो आपने शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है, ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रखना है। जो चीजें नॉर्मली एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। तो कम नमक खाना, और जो एकदम रिफाइंड शुगर्स है जैसे कि मीठा है वो ना खाना, ठीक है। मिलेट्स का इस्तेमाल करिए, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ये ज़्यादा से ज़्यादा रखें खाने में। मांस मछली अंडे का सेवन कम से कम करें ताकि अननेसेसरी प्रोटीन लोड ना हो। ट्रांसप्लांट के बाद जो 3 दवाइयाँ होती हैं, टेक्रोलिमस, वेट गेन होने लगता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपका खाने पीने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, बहुत तेजी से वेट गेन ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेट जितना ज़्यादा होगा ट्रांसप्लांटेड किडनी पे लोड उतना ज़्यादा होगा, शुगर जितना खराब होगा ट्रांसप्लांटेड किडनी पे उतना ज़्यादा लोड होगा। आपका प्रोटीन इंटेक, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन इंटेक जितना ज़्यादा होगा ट्रांसप्लांट किडनी पर उतना ज़्यादा लोड होगा। ब्लड प्रेशर जितना अनकंट्रोल होगा ट्रांसप्लांट किडनी पर उतना ज़्यादा लोड होगा, क्योंकि एक ही किडनी है, वही आपने 20, 30, 40, 50 साल चलानी है। तो अगर वो लंबा चलानी है तो ये भी इंश्योर करना है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपके कंट्रोल रहे समय के साथ साथ, राइट। इसके बाद जो है 1 साल तक सब ठीक रहता है। 1 साल बाद भी जो लोग इस 1 साल का जो पीरियड जो लोग अच्छे से निकाल लेते हैं वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाते हैं। और फिर जो लॉन्ग टर्म, इस दौरान जो इन्फेक्शन की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, रिजेक्शन समस्याएं कम होने लगती हैं। फिर एक बार 5 साल के बाद का समय आएगा जब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आते हैं। स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आ सकता है बोन्स पे, कुछ कैंसर की संभावना बढ़ सकती है किसी पेशेंट में, ठीक है। अगर इम्यूनोसप्रेशन जो है टाइमली रिड्यूस नहीं किया गया तो कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप जो है, अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग साइंस होते हैं, कुछ रेड फ्लैग साइंस क्या है, जैसे आपने ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, ट्रांसप्लांट के बाद जो है यूरिन आउटपुट में एब्रप्टली अगर कम हो गया, स्वेलिंग आने लग गई, ठीक है, यूरिन में ब्लड आने लग गया, यूरिन में झागे आने लग गई फिर से, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। आपको जो है चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, और अपने दवाइयों के लेवल्स वगैरह जो है वो चेक कराने चाहिए, ये देखना चाहिए सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन जनरल जो है हमको किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने का तो पता नहीं चलता, पर हमको हेल्थ का तो अपना पता लग जाता है कि मेरी हेल्थ कैसी चल रही है, स्वास्थ्य ठीक चला है नहीं चला। तो जब भी आपको कभी कुछ गड़बड़ लगे तो उस समय जो है अपना चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि वो एक तरह से इंडायरेक्ट मार्कर होते हैं कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जैसे बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपका दवाइयाँ हैं, ठीक है। दवाइयाँ मैंने आपको बताया, जैसे कि यूजुअली जो कॉम्बिनेशन होता है टेक्रोलिमस, मैकाफिन और स्टेरॉइड का होता है। तो टेक्रोलिमस का टाइमिंग होता है, आपको बता दिया जाता है कि दिन में 2 बार लेना, तो फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। रिपीटेडली उसके लेवल्स भी, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, लेवल्स मॉनिटर करने हैं। मैकाफिन मोफेटिन चलती है, स्टेरॉइड चलते हैं। तो इन सबके साथ साथ जो है जो मॉनिटरिंग, इन सबसे संबंधित जो मॉनिटरिंग है वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे आपको बोलते हैं कि शुगर अपना बीच बीच में चेक करते रहिए, तो बीच बीच में शुगर चेक करते रहना चाहिए। कभी जैसे कोई दवाई मिस हो जाए तो आप जो है जब भी आपको ध्यान आए वो मिस डोज जरूर ले लें, दवाइयाँ मिस नहीं करनी है। मेरा जो अपना अनुभव है, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट फेलियर है वो पेशेंट के एंड पे कंप्लायंस के इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अच्छा समय आता है ना, हम भूल जाते हैं कि हम कभी एक बुरे समय से बीते थे, और एक बहुत बुरा वक्त था जब हम डायलिसिस भी चल रहा था और ट्रांसप्लांट। काफ़ी चर्चा की किडनी के डिजीजेस के बारे में, उसके रोकथाम के बारे में और ट्रांसप्लांट के बारे में। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का सक्सेस केवल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि ट्रांसप्लांट में रेसिपिएंट्स कितने हैं। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किसी भी हॉस्पिटल का हो, कहीं का हो वर्ल्ड में, या किसी भी ऑर्गन का हो, वो इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है कि हमारे पास डोनर्स हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक डोनर नहीं है तब तक रिसिपिएंट्स का हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। डोनेशन के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं, कई बार सारे फिक्शन हैं, तो आज मैं कुछ मिनटों में इस विषय पे चर्चा करूंगा। अगर हम ग्लोबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रेट देखें तो इंडिया में हमारा ट्रांसप्लांट रेट
2.5 to 9.9 पर मिलियन पॉपुलेशन है। दैट मीन्स एवरेज 5 में से एक मिलियन में 5 लोग ट्रांसप्लांट करा पाते हैं, और ये हमारा जो रेट है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह में, वहां पर मोर देन 100 पर मिलियन पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कि हमारे पास डोनर की बहुत ही ज्यादा डिफिशियंसी है, और हम ट्रांसप्लांट जितना कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। 2021 का जो नोटो का डाटा है उसके हिसाब से इंडिया में टोटल ट्रांसप्लांट्स हुए थे 9,105, जबकि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 97,349, मतलब 1 लाख में केवल 9,000 ट्रांसप्लांट हमारे देश में हुआ है। और जबकि हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट मोर देन 25% पॉपुलेशन हमारे पास है, 20% पॉपुलेशन हमारे पास